नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, रहने वाले तो बिहार के ही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते। देखिए, मैं चर्चा करना चाहता हूं अमित शाह के बारे में। अमित शाह बिहार आए थे और जब भी बिहार आते हैं किसी न किसी विवाद में घिर जाते हैं, अपने वक्तव्यों को लेकर, अपने दावों को लेकर। आपको याद होगा जब पूर्णिया आए थे तो उन्होंने पूर्णिया में सेवा विमान के उड़ान की घोषणा कर दी थी कि यहां से यात्री उड़ान भरते हैं। जब वे लखीसराय आए तो उन्होंने कह दिया कि मुंगेर मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार ने बनाया। और अब जबकि मुजफ्फरपुर आए तो उन्होंने एक और ऐसा बयान दे दिया जो केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से कितना सही है, यह आप बताएंगे। कि उन्होंने बिहार सरकार के आंकड़े को चुनौती दी। बिहार सरकार ने जो कास्ट सर्वे कराया और कहा कि किसकी आबादी कितनी प्रतिशत है, कितने प्रतिशत। तो अमित शाह ने कह दिया कि यादवों की आबादी बढ़ा दी गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई है, बाकी ओबीसी की आबादी घटा दी गई है। देखिए, ये अमित शाह नहीं, देश के केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लालू यादव के दबाव में यह काम नीतीश कुमार ने किया है। तो देखिए, नीतीश कुमार की ओर से अमित शाह को फिर से एक चुनौती दी ललन सिंह ने, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने। और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए या अपने दावे के पक्ष में तथ्यात्मक आंकड़ा पेश करने को बीजेपी वाले सामने नहीं आ रहे हैं। यदि बिहार सरकार का आंकड़ा गलत है तो अमित शाह बताएं बिहार में यादवों की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है। या फिर ललन सिंह ने तो यहां तक कहा कि यदि गलत है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, गलत है तो अमित शाह जनगणना करा दें, जाति आधारित जनगणना करा दें और बता दें कि बिहार सरकार ने गलत कहा था और हमारी रिपोर्ट ये है। तो अमित शाह फंसते दिख रहे हैं। डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में बगैर किसी जांच परख या प्रामाणिकता के ऐसे बयान देना क्या उचित है? ज्ञानेश्वर जी, अगर राजनीति में जब तक विवाद नहीं हो तब तक राजनीति राजनीति नहीं है। जी। राजनीति जो है विवाद का ही दूसरा नाम है। आप एक शगुफा छोड़िए और मेरे और आपके ऐसे लोग बैठ करके टीवी पे डिस्कशन करेंगे। हम और आप जब डिस्कशन करेंगे तो ये बातें जनता के बीच में जाएगी और जनता फिर आपस में उसको डिस्कसन करता रहे। एक प्रोसेस है, मॉडर्न टाइम। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि अमित शाह ने शगुफा छोड़ा? हाँ नहीं, अब मैं आ रहा हूं, मैं पूरी बात पे। शगुफा राजनीति, शगुफा का ही दूसरा नाम है, चाहे शगुफा सही हो या गलत हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अमित शाह भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, अमित शाह भी गृह मंत्री हैं, अमित शाह के पास भी अपना तंत्र मंत्र सब कुछ है। वो भी दावा कर सकते हैं कि मेरे पास भी सोर्स है जिसके थ्रू पता चलता है कितना 14% नहीं है, 12% ही है, 11% ही है। अगर मेन प्रॉब्लम है कि अमित बिहार में जो है अभी से ही, चूंकि बीजेपी को पता है कि बिहार अगर इलेक्शन जीतना है तो बिहार को पहले दुरुस्त करना होगा जी। और अभी तक 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, आरजेडी अलग लड़ रही थी और बीजेपी अलग लड़ रही थी जी। और इसका फायदा बीजेपी उठाया और काफी सीट बिहार में ले गया, 30 से ज्यादा सीट ले गया। 2019 का जब इलेक्शन जी, मतलब बाकी एलआई पार्टी को मैं जोड़ करके बता रहा हूं, एलजेपी वगैरह। और जब 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो फिर ये नीतीश कुमार के साथ लड़े। नीतीश कुमार के साथ लड़े तो 39 सीट ले गए, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला। 39 ले गए, 39 वही 39 ले गए, एक सीट 40 में से 39, एक ही सीट बचा कांग्रेस को मिला, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला जी। अब सवाल है कि पहला बार ये लग रहा है कि फिर से अब जो इलेक्शन होगा वो नेक टू नेक फाइट होगा। एक तरफ होगा आरजेडी जेडीयू और एक तरफ होगा बीजेपी और एलजेपी। लेकिन जदयू और आरजेडी मिलकर अगर बिहार में एक साथ इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। और बीजेपी को ये चीज पता है कि जो ज्यादा वोट है और जो मुस्लिम वोट है वो एक इंटैक्ट वोट है लालू जी के साथ।
हम जी ये नहीं बोले कि सारा का सारा है, सारा का सारा हम ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा होता तो राम कृपाल यादव, नित्यानंद राय जैसे लोग भी कैसे जीत जाते बीजेपी में रह करके भी। जी लेकिन ये माना जाता है कि मैक्सिमम परसेंटेज वोट इनके साथ इंटैक्ट है, और इस वोट बैंक को ही पहले अटैक करना है, हम्म, और इस वोट बैंक में ही पहले जो बातें चल रही बिहार के अंदर हमको उसी पे अटैक करना है। तो यहाँ जी पे आकर करके वो एक एक छोड़ दिए, प्रकरण छोड़ दिए। ये हम्म, बात सही है कि आंकड़ों का जवाब आप आंकड़ों से ही दे सकते हैं। अगर जी बिहार सरकार पब्लिश किया है तो ठीक है, आप बताइए उसमें क्या खामियां है क्या नहीं है, कहाँ पे छूट गया कहाँ पे नहीं छूट गया। लेकिन ये बता देना कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, तो आखिर अगर उसका बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया तो कम किसका किया गया। जी ये तो हो सकता है ना किसी का कम भी किया हो। आप तो 100% में परसेंटेज निकाले होंगे ना, 14% जी निकाले हैं तो आप 100% में ही निकाले हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारा तैयारी 2024 को लेकर के हो रहा है। अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी, अभी हम्म, अभी राजनीति में बहुत सारी बातें आएंगी। अभी अभी तो ये तो छोटा मोटा एक प्रकरण स्टार्ट हुआ है कि यादव और मुसलमान को बढ़ा करके बताया गया है। नहीं देखिए, यादव और मुसलमान की आबादी इतनी ही है, यह बात पहले से लोग जानते थे, लेकिन अमित शाह ने जो बात कह दी और ललन सिंह ने चुनौती दी है, क्या ललन सिंह की चुनौती स्वीकारने की स्थिति में बीजेपी के कोई भी नेता है जो ये कहने कि नहीं, जो अमित शाह कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यादवों की आबादी बढ़ाई गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ाई गई, और यदि कहेंगे तो इसका प्रमाण क्या होगा? ललन सिंह तो कह रहे हैं, आप जनगणना करा दीजिए, जातिगत जनगणना करा दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में जब यह फैसला हुआ तो हम साथ थे, तो आप पूरे देश में क्यों नहीं कराने को तैयार हो रहे हैं? तो क्या ललन सिंह की चुनौती स्वीकार करने की स्थिति में बीजेपी है, डॉक्टर रामकृष्णा जी? नहीं नहीं, अब ये तो देखिए, अब ललन सिंह का चुनौती स्वीकार बीजेपी करेगी नहीं करेगी ये तो बीजेपी वाले जाने। ये तो एक दूसरी बात हो सकती है। और मान जी लीजिए चुनौती स्वीकार भी कर ले, हम्म, 14 के बजाय मान लीजिए 12% हो, मान हम्म, लीजिए एक बात हम मान लेते हैं, उससे क्या जी रिजल्ट, उससे क्या फर्क पड़ना है। अभी भी हम्म। बिहार में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा भी हैं। नहीं, सबसे ज्यादा राजपूत हैं। एक सीट का फर्क है। नहीं, आप दो ओबीसी के सीट का, मेंबर, 7 और 5, दो सीट, 7 और 5। 7 और 5, जी ठीक है मान गया 7 और 5, तो ये कभी 6-7 भी होता है, कभी 7-5 भी होता है, कभी 5-6 भी होता है। जी ये मतलब इन्हीं दोनों के बीच में ये सब चीजें चलता रहता है। तो आपको पहले पिछला स्पीच में बताया, पिछला डिस्कशन में भी आपसे बताए थे कि जी ये सारा वोट कंसोलिडेटेड है, चाहे हम्म, राजपूत का हो चाहे ज्यादा, स्कैटर नहीं है। जी स्कैटर और कंसोलिडेटेड वोट में फर्क होता है। अब जैसे हम्म, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, पूर्णिया हो गया, छपरा हो गया, एक बात बता रहे हैं, अगर जी ऐसे आप जाएंगे तो कंसोलिडेटेड पॉकेट है जो ज्यादा वोटर का, ऐसे हर कास्ट का कंसोलिडेटेड पॉकेट है जहाँ की मैक्सिमम संख्या होता है। मैक्सिमम मतलब जो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इनका होता है, ये नहीं कि सबसे ज्यादा संख्या इनका होता है। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये बिहार में हमको सबसे बड़ा दुख यही होता है कि आप एक फिर से कहां जात पात पे अभी आ रहे हैं। बीजेपी से हमको ये उम्मीद नहीं कि वो जात पात पे है, ज्यादा का संख्या ज्यादा है बड़ी, ये सबको छोड़िए। अब बात विकास की कीजिए, बात आप लॉ एंड ऑर्डर की कीजिए। आप इन सब चीजों पे आकर के एक दूसरे पे अगर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो वहां का आम जनता भी पसंद करती है, सुनना भी चाहती है कि ये बताइए बिहार में अभी तक क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये जातीय गणना में अगर 1% 2% का अप्स एंड डाउन है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चुनौती दे रहे हैं, ये चुनौती देंगे, वो चुनौती स्वीकार करेंगे, हम और आप इसी पर डिबेट करते रहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि ये डिबेट का जो है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, देखिए जब डिबेट होता है तभी विकास का रास्ता खुलता है। हर आदमी जी उसको चैलेंज के तौर पर लेता है, हर आदमी बातें करना शुरू करता है कि मैंने हम्म, ये किया, हम आगे ये करेंगे, हम आगे ये करेंगे, हम ऐसे सुधार करेंगे, ऐसे सुधार करेंगे। हम और आप मिलकर के बिहार पिछला बहुत लंबा समय से देख रहे हैं, कहाँ बिहार था, फिर कहां से कहां आया, और फिर कहां से कहां लॉ एंड ऑर्डर जा रहा है। दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर कहां से कहां जाए। देखिए मैं बताऊं ज्ञानेश्वर जी, हम सीतामढ़ी से हैं। जी सीतामढ़ी में दिन दहाड़े कॉलेज में घुस कर करके एक प्रोफेसर को गोली मार दिया गया, एक ईमानदार प्रोफेसर को मारा गया गोली। उस पर चर्चा क्यों नहीं होता है? हम चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो। ठीक है, अब जातीय जनगणना पे कीजिए, अब जाति पे भी कीजिए, धर्म पे भी कीजिए, समाज पे भी कीजिए, लेकिन लॉ, अमित शाह गए थे तो उनको लॉ एंड ऑर्डर पे भी अगर बोलते तो शायद हमको और भी ज्यादा अच्छा लगता, बहुत हमको अच्छा लगता। लेकिन अभी यादव का संख्या ज्यादा है, मुस्लिम का संख्या ज्यादा है, फलाने जाति का कम, इससे बिहार को कुछ हासिल होने नहीं, वाला नहीं है। चलिए बिहार को हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि बीजेपी को वहां जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर पहुंचा दिया कि आपको हिंदू
सिर्फ हिंदूवाद की चर्चा नहीं करनी होगी, जातियों की चर्चा करनी होगी। अमित शाह ने गिनाया, देखिए नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं, मतलब जाति की बात। नरेंद्र मोदी किस जाति के, यह बात बताई जा रही है, पूरे देश को बताई जा रही है। और ओबीसी के लिए क्या करें, देखिए जेडीयू कह रही है कि हमने बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले की, हमने पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था की, ये तो पीछे वाले हैं। तो बीजेपी भी वहीं पहुंच गई है जातिवाद पर। देखे, आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश में टिकटों का बंटवारा हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, तो ये बात सारी पार्टियों ने बताई कि किस जाति के कितने उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया है। तो आप इस पर डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि जेडीयू आरजेडी ही ये कर रहा है, बीजेपी भी कर रही है। नहीं, आपके हम इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी के अंदर पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर आप बिहार में जाएंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो वहां सबसे पहला जो शगुफा छोड़ा जाता है अगड़ा बनाम पिछड़ा। जी ठीक। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है बिहार में कि अब पिछड़ों की राजनीति बीजेपी भी कर रही है, पिछड़ों की राजनीति आरजेडी भी कर रही है, और उसी प्लेटफॉर्म पे नीतीश कुमार भी है। मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए कि पिछला बार जब नीतीश के साथ 2 डिप्टी सीएम बने, वो कोई अगड़ा जाति के नहीं थे, दोनों अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के थे वो, दोनों के दोनों डिप्टी सीएम। इवन सुशील कुमार मोदी को भी डिप्टी सीएम बिहार में नहीं बनाया गया। अब पता नहीं क्या सोच करके बीजेपी ने। तो प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी को पता है कि आने वाले कल में बीजेपी का मुकाबला अगर किसी से है, किसी सामना करना पड़ेगा, तो नीतीश कुमार से नहीं है, वो लालू प्रसाद यादव से है। सीधी लड़ाई होगी। 24 के बाद तो बिल्कुल भी सीधा हो जाएगा। हमको लगता है 24 में ही आप देखिएगा आरजेडी बनाम बीजेपी लड़ाई होने जा रही है, ना कि वो इंडिया बनाम ये बीजेपी होने जा रहा है। क्योंकि इंडिया बिहार में नहीं सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आरजेडी का है, आरजेडी बढ़ रही है डे बाय डे। और बीजेपी को उसका कार्ड ढूंढना है, तो बीजेपी कहां पे कार्ड ढूंढे? जहां पे उसका मजबूत पॉइंट होगा आरजेडी का, वहीं पे बीजेपी बहस छोड़ेगी, वहीं पे बीजेपी बात करेगी। नहीं तो उसको पता है कि बाकी बात करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इस बार लिटमस टेस्ट है बीजेपी के लिए बिहार में। 2024 का जो है लिटमस टेस्ट उसको बोल रहे हैं। क्योंकि इतना 39 सीट रिटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। 39 तो छोड़ दीजिए, मेरे को लगता है कि अगर ये मेजॉरिटी ऑफ सीट भी अगर बीजेपी रिटेन कर लेता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए बिहार में अब जो है पिछड़ा वर्ग की बातें अब सभी पार्टियां कर रही है, सही पार्टियां करेंगे भी, और बीजेपी भी यही करेगा। क्योंकि बीजेपी को पता है कि कुछ वोट बैंक तो मेरा फिक्स है, आरजेडी को भी पता है कि कुछ वोट बैंक मेरा फिक्स है। सिर्फ 5 या 6% वोट अगर इधर से उधर स्विंग कर गया तो सारा गन्ना जो है आरजेडी के लिए भी, आरजेडी और जदयू के लिए भी गड़बड़ा जाएगा और बीजेपी के लिए भी गड़बड़ा जाएगा। तो हर जो वीक पॉइंट है, हर पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसी पॉइंट पे बहस छेड़ेगा बिहार के अंदर। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि उसी पॉइंट पर बहस छेड़ेगा, लेकिन देखिए जेडीयू और आरजेडी कह रहा है कि भाई आप, ठीक है हमने जातिगत गणना कराई, हमने कास्ट सर्वे कराया, लेकिन हम बिहार में नौकरियां भी दे रहे हैं। हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दी, और देश में नौकरियां छीनी जा रही है, नौकरियां कम की जा रही है, नौकरियों के अवसर खत्म हो जा रहे हैं। तो क्यों इस पर बीजेपी नहीं बात करती है कि नौकरियां बिहार में मिल रही है? नौकरियों की बात जी, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नहीं, नौकरियों की बात बीजेपी क्यों नहीं करती है? क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द युवाओं में रोजगार को लेकर होता है। नहीं, आप सही बता रहे हैं कि अभी काफी संख्या में शिक्षक का भी बहाली हुआ है, पुलिस में भी बहाली हुआ है, क्लर्क लेवल पे भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें बिहार में चल रही है। लेकिन आप अचानक इलेक्शन के टाइम में सारा कुछ कर रहे हैं, और पिछला 10 साल में आप क्या किए? पिछला 5 साल में आप क्या किए? नहीं, जिन शिक्षकों को, यही सवाल तो मोदी सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आप 9 साल में क्या किए? एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 9 साल में नहीं, आप 9 साल का ही नहीं, हम तो बोलते कि और भी ज्यादा चलिए। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरा का पूरा जो सरकारी सेक्टर है वो डे बाय डे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो प्राइवेटाइज होते जा रहा है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल होते चला जा रहा है। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल होते जिस ढंग से जा रहा है, तो उससे आप सरकारी नौकरी पा करके भी क्या कर लेंगे? मेरा तो यहां पे मूल सवाल है। आप केंद्र हो या राज्य हो, आप एक सर्वे करा करके आप डेटा देख लीजिए, ब्लॉक लेवल से लेकर के और हर जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल से काम नहीं चल रहा है।
आप उसको परमानेंट लेवल पे आप बहाल कीजिए। लेकिन बिहार आप में तो ये देखिए, बीपीएससी, बिहार में बीपीएससी नौकरी दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है, पक्की नौकरी दे रही है। देख अब ना यही शिक्षक लोग, आप याद कीजिए, आप पटना में रहते हैं, कितना जी बार लाठी खाया लोग, 9 साल में कितना बार धरना प्रदर्शन किया पिछला 15 साल में, 45 50 साल इन शिक्षकों की उम्र हो गई, अब जाकर के परमानेंट कर रहे हैं, और उसमें भी तरह तरह की बातें होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, यही चीज पहले हो जाना चाहिए था, पहले जी होता तो हमको तो और खुशी होता, अब हो रहा है तो और भी अच्छा, कोई बात नहीं, पहले नहीं हुआ तो अब हो रहा है। तो सरकारी नौकरी जिस ढंग से रोका हुआ था बिहार के अंदर, ब्लॉक किया हुआ था, और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो पॉलिसी डिसीजन होता है वो सेंट्रल से ही स्टार्ट होता है जी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पे कीजिए, सरकार का पैसा बचेगा, कम पैसे में आपको ज्यादा एम्प्लॉय मिल जाएगा। ये बात सही है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और खुशी की बात है कि मिलना भी चाहिए, और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तभी जा करके के जो है हम डेवलपमेंट के ऊपर। अब खाने का पैसा ही नहीं हो किसी के पॉकेट में, किसी को नौकरी ही नहीं हो, तो किसी को डेवलपमेंट से क्या फायदा होगा, आप ही बताइए। ठीक है। तो ये देखिए एक खाने अच्छी का अच्छी शुरुआत है ये। अच्छी शुरुआत है, चलिए। लेकिन देखिए आपने जो बात कही कि भाई बीजेपी भी पिछड़ी राजनीति कर रही है, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी भी पिछड़ी राजनीति कर रही है। लेकिन हमने कल देखा, तेजस्वी यादव ने कहा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का समापन समारोह था, कि हमें भूमिहारों से प्यार हो गया है, आप मेरे करीब आइए। मैं दिल से कह रहा हूं, दिमाग से नहीं कह रहा हूं। आप भी मुस्कुराने लगे हैं, मुझे नहीं पता आपकी जाति क्या है, ठीक है। तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, जी हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि संसद में कुछ दिन पहले ही मनोज झा भी कुछ बोल दिए थे, ठाकुर का वो कुआं। भी अगड़ी जाति के बारे में बोले थे, जी वो भी अगड़ी जाति के ही बोले थे, ठाकुर का कुआं, नहीं, उन्होंने तो उस कहा कि कविता भाई का। मेरे भीतर भी ठाकुर का कुआं है, उसे मारना चाहिए। उन्होंने स्वयं के बारे में नहीं भी नहीं कहा। नहीं, ओकेजन गलत था, इंटेंशन गलत था। जी जो मैसेज जो देना चाहते थे कि एक जाति को तोड़ो, एक जाति को लड़ाओ, एक जाति को ये करो, भूमिहार भी मेरे हैं, राजपूत मेरे हैं, ब्राह्मण भी हो रहे हैं। अरे आज के तारीख में कोई भी कास्ट किसी पार्टी का नहीं है, कोई भी कास्ट के बारे में आपसे बता रहे हैं हम। आप क्यों? ये बता दीजिए कहीं, मैं अगली बता, जातियों के बारे में तो कहा जाता है कि वो बीजेपी के बिल्कुल ही साथ हैं। अच्छा अब हम आप ही से पूछ रहे हैं, सुधाकर सिंह इलेक्शन लड़े तो राजपूत लोग उनको वोट दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नहीं इनका दिया अगर दिया। ब्राह्मण कैंडिडेट होगा, मैं वही तो बता रहा हूं, ब्राह्मण के इनका कैंडिडेट होगा तो इनको ब्राह्मण लोग वोट देगा कि नहीं देगा? बीजेपी से कोई यादव कैंडिडेट होगा, राम कृपाल यादव, नित्यानंद यादव, यादव लोग उनको वोट देगा कि नहीं देगा? तो नहीं अब कोई ये तो पेड़, जी बोलिए, हम नहीं आपसे अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी कास्ट किसी जी का गुलाम नहीं है, उसको हाँ अपना कैंडिडेट अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो जहां पे मिलेगा उसको वोट देगा। पार्टी अलग है, जी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी अपने ये सोचे कि हम इस जात के नेता बने रहिए आप। हम आपसे बोल तो दिए थे, पिछला में भी बोले थे कि आप जी वोट ट्रांसफर करवा के दिखला दीजिए एक दूसरे में। कोई पार्टी किसी को भी वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकती आज के तारीख में। हाँ आपका नहीं है तो आप अपना वोट ले जाइए, अगर आपका नहीं है तो आप साइड में हटिए, मेरी मर्जी में किसको वोट दूं। आप हाँ गांव वो में तो तो आपका जाता है रिपोर्टर, बात जी करता भी है, जी और साफ साफ वोटर लोग बोलता भी, हम देखते हैं, सुनते रहते हैं। हम्म। जाकर के इनोसेंट लोगों से पूछिए, पॉलिटिकल इनोसेंट लोगों से पूछिए। और दूसरा चीज एक चीज बता दूं, ये जी सारा शगुफा जो 24 तक ये चल रहा है, बिहार का जो 24 का जो इलेक्शन होगा वो स्टेट के इशू पे नहीं होने वाला है। आपको जो मर्जी कर लीजिए आप, देश के इशू पर होगा। वो देश के इशू पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू पे ही होगा। हम्म, मोदी बनाम अन्य ही होगा, मोदी बनाम बाकी लोगों के बीच में ही होना है, ठीक है। जी अब उसमें जी एजेंडा क्या तैयार करती है बीजेपी, एजेंडा क्या तैयार करता है विपक्ष, एजेंडा क्या बिहार में तैयार करते हैं लालू जी, नीतीश जी, ये सब कुछ इस पे डिपेंड करना है। स्टेट के इलेक्शन में तो आप बोल सकते हैं कि जातीय जनगणना का हो सकता है फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आपको तो बहुत पुराना अनुभव है ज्ञानेश्वर जी, जी कहीं पे भी किसी भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में लोकल इश्यूज का फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे अमित शाह कुछ, राम जन्मभूमि 22 जनवरी 2024 क्या असर होगा? देखिए एक चीज बता दूं, असर तो यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, जी लेकिन ये मत समझिए कि मोदी को लोगों ने जिताया था सिर्फ इसलिए कि वो राम जन्मभूमि बनाएंगे। आप जी याद कीजिए 2014 में एक बार भी नहीं बोले कि हम राम जन्मभूमि बनाएंगे। हमको मोदी का सारा स्पीच हमको याद है, नरेंद्र मोदी का, जब 13 में जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, 14 में तब, ठीक है।
लेकिन जी ठीक है, वो केस जीता, फिर वो मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस सोच कोई भी पार्टी सिर्फ मंदिर मंदिर करेगा और विकास की बात भूल जाएगा, आम जनता उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। हम गांव नहीं में जाते एक्सेप्ट हैं, करेगा। आप भी जी नहीं एक्सेप्ट करेगा। और जी कोई भी आदमी सिर्फ जाति जाति करे, उसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई, आप जाति जाति करने से, मंदिर मंदिर करने से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए विकास। गांव में जा करके हम तो सरप्राइज करते हैं, चूंकि हम आपके चैनल पे कुछ बोलेंगे तो होगा कि हम किसी पार्टी के बारे में बोले, इससे नहीं बोलेंगे। गांव जी में हम जा करके पूछते हैं कि आप लोग क्या चेक करेंगे आगे 24 में। तो उन जी लोग का जी टोटली जो व्यू है वो एकदम सॉलिड है, और टच से बोला कि हम तो यही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। नहीं तो आपको क्योंकि क्या लगता हमको है कि चाहिए। जी बताइए। देश की जनता जो है इस बार 2024 में मोदी से सवाल पूछने वाली है, केवल मोदी की भक्ति पर वोट नहीं पड़ने वाला है? देखिए, 2024 में बहुत सारी सवाल पूछे जाएंगे। जी 2014 में 2014 का एक अलग मामला था, 2019 का एक अलग सेंटीमेंट था, 2024 का एक अलग सेंटीमेंट होगा। और 2024 के पहले याद रखिए कि 2 साल जो कंट्री है कोरोना में भी बुरी तरीके से ग्रसित रहा है, बुरी तरीके जी से अर्थव्यवस्था चरम रहा है। तो ये जी सारी चीजों का इम्पैक्ट है। लेकिन हमको लगता है कि 2024 का एजेंडा आपको अभी जनवरी फरवरी तक सेट होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को समझना इतना आसान नहीं है। अभी तक नरेंद्र मोदी एजेंडा जी क्या सेट करेंगे, नहीं जी करेंगे, शायद उनके पार्टी वालों को भी नहीं पता है। चलिए नहीं पता। चलिए सेट करेंगे दो वो। जी 2024 को लेकर चर्चाएं चलती रहेंगी। उसके पहले सेमीफाइनल भी है, 5 राज्यों का चुनाव भी है। इस पर भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।